Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सुप्रभात बच्चों, कल मैंने आपको कारक के बारे में थोड़ा सा जानकारी दिया। जैसे कि आपको मैंने बताया कारक किसे कहते हैं, उसके बाद कारक के भेदों को मैंने लिखा, उसके बाद उनके चिन्ह के बारे में बताया। आज मैं पुनः आपको उस कारक के भेदों की परिभाषा जो है वो बताने जा रहा हूँ। उसके उदाहरण भी आपको मैं एक एक करके कम से कम दे रहा हूँ ताकि उसको आप समझने का प्रयास करें। बच्चों, अब कारक के चिन्ह का बहुत महत्व है। वाक्य को पहचानने के लिए या वाक्य में क्या है नहीं है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कारक के चिन्हों का महत्व होता है। अब जैसे कर्ता कारक, उसका चिन्ह क्या बताया था मैंने कल आपको, ने। कर्म कारक को, यानी क्या कर्म कारक का चिन्ह क्या हो गया, तो। इसी तरह से कर्म से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध काटे की अधिकरण में पर संबोधन है। आज मैं आपको सबसे पहले कर्ता कारक का परिभाषा बताने जा रहा हूं। कर्ता कारक, कर्ता अर्थात करने वाला। कर्ता किसको हम कहेंगे, जो काम करता है, काम करने वाला ही कर्ता कहलाता है। तो करने वाला वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की जाती है या हो रही होती है वह कर्ता कारक कहलाता है। जैसे किसान ने बीज बोए। मैंने क्या कहा, किसान ने बीज बोए। यहाँ पर आपने देखा किसान के बाद क्या है, ने चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो यह कर्ता कारक का चिन्ह ने है। और उदाहरण जिसका मैंने आपको दिया, किसान ने बीज बोए। अब इसी तरह से हम आते हैं कर्म कारक। तो बच्चों, कर्ता द्वारा जो काम किया जा रहा हो उसका फल कर्ता पर न पड़ के कर्म पर जब पड़ता है तो उसमें कर्म की प्रधानता होती है और वह कर्म कारक है। जैसे अब आपको देखिए परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस पद पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे जोकर ने दर्शकों को हंसाया। अब यहाँ पर आप देखेंगे दर्शकों सबको मैं चिन्हित करता हूँ, यानी दर्शकों को हंसाया। तो काम जो जोकर के द्वारा हो रहा है उसका फल जो है वह दर्शकों के ऊपर ज्यादा पड़ रहा है। इसीलिए यहाँ पर यह स्पष्ट है कि दर्शकों को हंसाया, यानी कर्ता के द्वारा जो काम किया गया उसका फल जो है कर्म के ऊपर पड़ रहा है। और यहाँ पर यह दर्शकों शब्द के बाद जो को है, यहाँ दर्शक कर्म कारक के रूप में आया। इस तरह से मैंने आपको एक उदाहरण बताया कि जोकर ने दर्शकों को हंसाया। अब आइए कर्म कारक। कभी मैंने आपको बताया था कि जिस साधन के द्वारा कर्ता कोई काम करते हैं और काम का संपादन किया जाता है वहां पर वह कर्म कारक कहलाता है। जैसे आपको मैं कहता हूं कि मैं स्केच से लिखता हूं, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, काम करने का जो मेरा साधन है वह स्केच है और वह हमसे जुड़ा हुआ है, यह अलग नहीं होता है। यहाँ पर स्केच से लिखता हूँ, यानी क्या, यहाँ पर जो स्केच चिन्ह है वह बता रहा है कि यह नहीं कि स्केच आपसे अलग हो गया है। स्केच को मैं हाथ में रखे हुआ हूँ तो ऐसे जगह पर मैं कलम से लिखता हूँ। तो यहाँ पर क्या आप देखें कि कलम से। तो अब आप समझ लीजिए कि कर्म कारक का अर्थ होता है साधन या माध्यम। क्या होता है कर्म कारक का, साधन या माध्यम। क्रिया के करने अथवा होने के साधन या माध्यम बनने वाले संज्ञा अथवा सर्वनाम पद कर्म कारक कहलाते हैं। और कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, से। अब देखिए, माँ ने दूध से खीर बनाई। यहाँ एक उदाहरण मैं और दे दिया आपको
पहले मैंने बताया था मैं कलम से लिखता हूँ। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि मैंने दूध से खीर बनाई। तो यहाँ पर आपसे देख रहे हैं किसके साधन से, किन साधन से काम समाप्त हो रहा है माँ के द्वारा खीर बनाने का, तो दूध से। अब देखिए ये कर्म कारक काला है। अब संप्रदान कारक, तो संप्रदान कारक का अर्थ होता है किसी को कुछ देना या प्रदान करना। संप्रदान कारक का क्या अर्थ होता है, यानी किसी को जो हम कुछ देते हैं या उसे प्रदान करते हैं, तो उस जगह पर संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। अब संप्रदान होता है, संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए। संप्रदान का क्या कारक का क्या चिन्ह है, के लिए। अब यहाँ पर देखेंगे आप परिभाषा के रूप में, जब वाक्य में कर्ता द्वारा कुछ क्रिया की जाती है या कुछ दिया जाता है, तो उस क्रिया के करने वाले अथवा देने वाले संज्ञा या सर्वनाम पदों के रूप को प्रकट करने वाला शब्द संप्रदान कारक होता है। जैसे मैंने कहा महिला ने गरीब को भोजन दिया। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि महिला के द्वारा यानी कुछ बाटा प्रदान किया जा रहा है, गरीब को भोजन दिया जा रहा है, तो यहाँ पर यह संप्रदान कारक कर रहा है। अब आपादान कारक करण कारक का भी चिन्ह से होता है और आपादान कारक का भी चिन्ह से होता है। पहचानने के लिए दोनों में से है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है वो आप देखेंगे कि जब मैं कहता हूं कि अलमारी से किताब ले आओ, तो वहां पर अलमारी से किताब का संबंध अलग हो रहा है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी यहाँ क्या देख रहे हैं आप कि पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है। तो अब आप परिभाषा के रूप में जब उसको समझने का प्रयास कीजिएगा तो ऐसे समझिए कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो वहां आपादान कारक होता है। जैसे पहाड़ों से झरना बहा। अब आपने क्या देखा, सर इससे पहले आपको क्या बताया, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अलमारी से किताब ले आओ, तो यहाँ पर आपने देखा कि अलमारी से किताब का संबंध अलग हो रहा है, उसके बाद पेड़ से पत्ते का संबंध अलग हो रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि उदाहरण के स्वरूप एक बोर्ड पर मैंने लिखा है कि पहाड़ से यानी पहाड़ों से झरना बहा। यहाँ पर क्या देखा, झरना पानी के रूप में अलग हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पर यह आपादान कारक कहलाता है। अब संबंध कारक, और संबंध कारक से तात्पर्य होता है कि वह संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसके किसी दूसरे के साथ संबंध का बोध, यानी संबंध कारक वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसके किसी दूसरे के साथ संबंध का ज्ञान हो वह संबंध कारक कहलाता है। जैसे यह उसकी साइकिल है, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यानी संबंध काके की, तो यह उसकी यानी किसकी साइकिल है, उसकी साइकिल है। तो आपको यहाँ पर स्पष्ट समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसके किसी दूसरे के साथ संबंध का ज्ञान हो वह संबंध कारक कहलाता है। जैसे यह उसकी साइकिल है। अब देखिए इसके बाद है अधिकरण कारक। अधिकरण का चिन्ह होता है अधिकरण कारक का मेघ पर। अब चिन्ह को मैं दोबारा 3 बार आपको बताते जा रहा हूं ताकि आपको याद ही हो जाएगा इसके माध्यम से। तो अधिकरण कारक, अधिकरण अर्थात आधार। अधिकरण का क्या अर्थ होता है, यानी क्या, आधार, यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान व समय का पता चले वहां अधिकरण कारक होता है। जैसे यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि तोता डाल पर बैठा है। अब आप यहां पर क्या, मैंने पहले कहा था कि अधिकरण का चिन्ह क्या होता है, में या फिर पर। तो आप यहां क्या देखा कि देख रहे हैं कि तोता डाल पर, यानी पर शब्द आया
तो अधिकरण कारक का चिन्ह आ गया और वह बैठा है। कहाँ पर बैठा है तोता? तो डाल पर बैठा है। इस तरह से यह अधिकरण कारक कहलाता है। ऐसे वाक्यों को, इस तरह के वाक्यों को हम अधिकरण कारक के अंतर्गत रखेंगे और अधिकरण कारक का इस तरह से मैंने आपको परिभाषा बताया। अब आइए संबोधन हेय। जब कभी आप देखते होंगे कि किसी आश्चर्यजनक बात का बोध होता है तो लोग आश्चर्यचकित होकर के ऐसे बोलते हैं कि हे भगवान यह क्या हो गया। यानी ऐसी बातें जिसके बारे में पूर्वानुमान नहीं रहती और अचानक वह घटनाएं या किसी तरह की बातें सुनने में आती है तो वहां पर आप ऐसे योग करते सुने होंगे कि हे ईश्वर ये सब क्या हो रहा है, रक्षा करो। यानी कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर आप देखेंगे संबोधन कारक संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने या पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे राम यह क्या हो गया, यानी क्या इसमें कितना आप देख रहे हैं कि जो उसको पूर्वानुमान नहीं था और ऐसी घटनाएं कोई घट गई तो लोग आश्चर्यचकित होकर कैसे बोलते हैं कि हे ईश्वर यह सब क्या हो रहा है। तो बच्चों आज आपको मैंने कारक के भेद, उनकी परिभाषाएं, उनके उदाहरण देकर के आपको मैंने समझाया है। थोड़ा सा भी अगर आप और प्रयास स्वयं से कर लेंगे और अगर इसे बार बार दोहरा देंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी और उसे आप अपने जीवन में जहाँ कहीं उपयोग करने का मौका आपको मिलेगा पठन पाठन के क्षेत्र में, वहाँ आप आसानी से कारक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं। आज अब ये पाठ समाप्त हो गया। अब हम लोग अगले पाठ में अगले दिन चलेंगे। आप स्वयं भी इसे पढ़ने का प्रयास जरूर करें। धन्यवाद।